हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी के माध्यम से बहुत सारी बहाली आई है, जिसके लिए सामान्य अध्ययन का प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है और बहुत ही डीपली पूछा जाता है। तो ऐसे में आप सभी लोग नोट्स भी पढ़ें और साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाएं, ताकि आपका जो तैयारी है बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ता जाए। बात करते हैं हम बीपीएससी के माध्यम से जो सिलेबस फिक्स करा गया है, उसमें जो है भूगोल का भी बात है। सामान्य भूगोल आपसे पूछा जाएगा, और सामान्य भूगोल का अर्थात यह है भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और उसके बाद बिहार का भूगोल। ये सारे भूगोल को सम्मिलित करके सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ाया है इस वीडियो पर नोट्स के माध्यम से, और यह नोट्स आपको मिल रहा है खान सर के तरफ से। खान सर के प्लेटफॉर्म से जो अमित श्री सर हैं, जो भूगोल पढ़ाते हैं, उन्हीं का नोट्स है यह। और मैं मानता हूँ कि बहुत ही फ्रूटफुल नोट्स है यह, क्योंकि खान सर के प्लेटफॉर्म पे जो भी सर पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और कोई भी प्लेटफॉर्म पे जो टीचर पढ़ाते हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सब अपना अपना 100% एफर्ट्स लगाते हैं ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए। और उससे बड़ी बात यह है कि थ्योरी के साथ अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी समझ में आपको आता है। फिर आपको थ्योरी पढ़ने में भी मज़ा आता है, क्योंकि आपको लगता है कि जो मैंने पढ़ा है उसी से सवाल पूछे जाते हैं प्रश्न एग्ज़ाम में। शुरू करते हैं हम क्लास को। भौतिक प्रदेश यानी फिजिकल रीजन्स। सबसे बड़ी बात यह है कि भूगोल जब आप पढ़ते हैं तो प्रयास कीजिए नोट्स बनाने का, क्योंकि नोट्स जब आप बना लेंगे तो उसे आप बाद में भी रिकॉल कर सकते हैं, ताकि आसानी से आप उस चीज़ को याद कर सकते हैं और आप अपने आप को मोटिवेट फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश की निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा जाता है। तो 6 तरीके से भारत को बांटा जाता है। कैसे? उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी, उत्तर भारत के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इस तरह से भारत के भौतिक विभाजन किया गया है। अब हम लोग एक एक पॉइंट से देखेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणी यानी हिमालय। जम्मू कश्मीर से लेकर यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर फैला लंबा है। आप एक एक पॉइंट को नोट्स करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है यह, और यह नोट्स आप सभी के लिए ज्योग्राफी का जो क्लास है उसमें बहुत अच्छा आपको स्कोर दिला सकता है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग लंबाई जो है वो है 2500 किलोमीटर। रचना टर्सरी काल में पश्चिमी भाग 400 किलोमीटर, पूर्वी भाग 160 किलोमीटर के तुलना में ज़्यादा चौड़ा है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी हिमालय अधिक ऊंचा है। उत्पत्ति। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से वलित एवं नवीन पर्वत का उदाहरण है। यानी कि कहा यह जा रहा है कि 2 तरह के पर्वत हैं, यानी कि 2 तरह का प्लेट है जो भारतीय प्लेट से टकराता है और यूरेशियन प्लेट से जो टकराता है तो नवीन पर्वत का निर्माण होता है। हिमालय भी एक नवीन पर्वत का उदाहरण है। क्या है? नवीन पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि हिमालय क्या है। उत्तर दक्षिण दिशा में 4 समानांतर श्रेणियों में विभाजन। प्रादेशिक विभाजन नदी घाटी के आधार पर। तो कालक्रम में हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। उसके बाद है, आप यहाँ पे देखेंगे फिर इसे सिडनी बुर्राडे ने दिया था नदी घाटियों के आधार पर। ये किसने दिया था? सिडनी बुर्राडे ने। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब हम एक एक को देखते हैं। प्रश्न आपका जो बनता है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ट्रांस हिमालय वृहत हिमालय के उत्तर में है। कहाँ है? वृहत हिमालय के उत्तर में। इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ था। इसको सर्वोच्च चोटी यानी गॉडविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची एवं विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। आप यहाँ पे
जो प्रश्न बनता है बीपीएससी से या अन्य किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम होता है तो आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2, ठीक है। और इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 8611 मीटर है और भारत की सबसे ऊंची है, वहीं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस हिमालय के 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा जाता है। अब किस में बांटा जाता है आप यहाँ पे देखेंगे, इसका जो क्रम है वो उत्तर से दक्षिण के क्रम में है, यानी ऊपर उत्तर हो गया नीचे दक्षिण हो गया। तो सबसे उत्तर में काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि परंतु यह ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, तो कौन, पीर पंजाल नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु, K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क करेंगे। कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग है, कैलाश श्रेणी जो है वो किसका भाग है, तो वो है ट्रांस हिमालय का। वहीं K2 जो है वो है काराकोरम श्रेणी का। काराकोरम श्रेणी में प्रमुख ग्लेशियर, अब इसमें जो प्रमुख ग्लेशियर है जिससे प्रश्न बनते हैं उसको देखेंगे। एक हो गया हिस्पर, बियाफो, साइसेनी, बाल्टारो, सियाचिन। और आप सब अभी सुनते होंगे सियाचिन को लेकर कि भारत और चीन के बीच में काफ़ी तनाव बना रहता है सियाचिन ग्लेशियर में। सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है सियाचिन 76 मीटर, और सेकेंड बड़ा है साइसेनी है, तीसरा बाल्टोरो और चौथा सबसे बड़ा है बियाफो। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो गया, सियाचिन। और यहाँ पे आप मीटर भी देख सकते हैं 76 मीटर। फिर उसके बाद है सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है, यानी जो सिंधु नदी जो है वो ट्रांस हिमालय और जास्कर श्रेणी के बीच में क्या होती है, बहती है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ कहा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा यहाँ पर आप कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ भी कहा जाता है। वहीं लद्दाख श्रेणी उत्तर में श्योक और दक्षिण में सिंधु नदी के बीच अवस्थित है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी ट्रांस हिमालय के लद्दाख श्रेणी में है। यहाँ से जो प्रश्न बन रहा है इसको आप नोट कीजिए। सबसे पहले यहाँ से प्रश्न यह है कि काराकोरम को उच्च एशिया के रीढ़ भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद है कि विश्व की तीव्र ढाल वाली सबसे तेज़ ढाल वाली कौन है, तो राकापोसी है, तो वो लद्दाख श्रेणी में ही है। लद्दाख श्रेणी में बुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी द्वारा भारत का सबसे गहरी गोर्ज का निर्माण हुआ है। सबसे गहरी गोर्ज का निर्माण हुआ कहाँ, सिंधु नदी द्वारा भारत में। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से इट्स सांगपो सचनजोड़ यानी ITSJ द्वारा अलग किया जाता है। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से इट्स सांगपो सचर जोन इनसे क्या होता है, अलग होता है। वृहद हिमालय या महान हिमालय, निर्माण इसका जो हुआ था ओलिगोसिन युग में हुआ था, इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। और जो प्रश्न बनता है उस प्रश्न को यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, औसत ऊंचाई जो है वो 61 मीटर है, 6100 मीटर है। बर्फ़ के ढके रहने के कारण बर्फीला हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। पश्चिम में सिंधु को लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक इसका हिमालय का क्या है, विस्तार है। यह हिमालय की सबसे प्राचीन एवं सतत श्रृंखला है। अब अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं वृहद हिमालय के बारे में। वृहद हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो 6100 मीटर, और बर्फ़ के ढके रहने के कारण हिमालय या हिमाद्री भी इसे कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे प्राचीन एवं सतत श्रृंखला कौन, तो वृहद हिमालय। विश्व की सबसे उच्च चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में नेपाल में अवस्थित है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा यहाँ पर आप कि सबसे जो ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी में आता है, तो वृहद हिमालय में आता है। किस श्रेणी में आता है, वृहद हिमालय में या महान हिमालय में। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आपसे डिट्टो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो उसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। वृहद हिमालय में पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा हिमरेखी ऊंचाई है, क्योंकि पूर्वी हिमालय में विषुवत रेखा की अपेक्षाकृत नज़दीक है। तो यह इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट आपका बनता है कि नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। अब हम देखते हैं वृहद हिमालय के बारे में कि वृहद हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियों इस क्रम से हैं।
नागा पर्वत, बंदरपूछ, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट नेपाल में जो है, धौलागिरी और कंचनजंगा, मकालू। अभी हम एक एक पॉइंट को नोट करेंगे यहाँ पे कि किसके बारे में क्या कहा जाता है। आप इसे याद करेंगे, लिख भी लेंगे, ताकि आपसे डायरेक्ट प्रश्न अगर आता है एग्ज़ाम में कि बंदरपूछ कहाँ है, उत्तराखंड में, नंगा पर्वत कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी कहाँ है, तो उत्तराखंड में, एवरेस्ट कहाँ हो गया, नेपाल में, वही धौलागिरी कहाँ हो गया, तो नेपाल में ही हो गया, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में, मकालू कहाँ है, नेपाल में। इस तरह से आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा पर्वत कहाँ है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऊंचाई के आधार पर क्रम वृहत हिमालय में। अभी हम वृहत हिमालय के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो सबसे ऊपर वृहत हिमालय लिखेंगे, ताकि उससे जो प्रश्न बन रहा है वो आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऊंचाई के आधार पर क्रम, यानी सबसे ऊंचा कौन सा है और सबसे नीचा कौन सा है वृहत हिमालय में। सबसे ऊंचा जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8848.86 मीटर के साथ नंबर 1 पे आता है। फिर है कंचनजंगा 8598 मीटर, मकालू पर्वत 8481 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर, नंगा 8126 मीटर, अन्नपूर्णा 8078 मीटर और नंदा देवी 7817 मीटर। तो यह था ऊंचाई के आधार पर जो वृहत हिमालय में विभाजन किया गया है। उसमें हम देखेंगे सबसे ऊपर आता है माउंट एवरेस्ट। आपसे अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, तो आप वहां पे मार्क करेंगे 8848.86 मीटर। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल यानी कि MCT से अलग होता है। यानी कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय का जो अलगाव होता है वो MCT के कारण होता है, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के कारण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लघु हिमालय के बारे में। अभी तक हमने लोग देखा वृहद हिमालय के बारे में। अब हम तीसरा नंबर पॉइंट देखेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण जो हुआ मायूसीन काल में। आपसे डायरेक्ट ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लघु हिमालय का किस काल में निर्माण हुआ, तो मायूसीन काल में। औसत ऊंचाई इसकी जो है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच और चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर। इसका निर्माण मुख्य रूप से अत्यधिक संकुचित एवं परिवर्तित चट्टानों से हुई है। इसमें पर्वत श्रेणी जो है पश्चिम से पूर्व की क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पे आप देखेंगे पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में और महाभारत श्रेणी नेपाल में है। तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, यह पर्वत श्रेणी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो धौलाधर श्रेणी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, मसूरी कहाँ हो गया, उत्तराखंड में। अब यहाँ पे कह रहा है कि वृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच स्थित प्रमुख घाटी के बारे में आप कह रहा है। तो कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू व कांगर घाटी, काठमांडू घाटी। अब कश्मीर घाटी कहाँ है, तो कश्मीर में ही होगी। यहाँ पे आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये नाम ये कहाँ हो सकता है। तो लाहौल स्पीति कहाँ हो गया, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू व कांगड़ा घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। काठमांडू तो जानते ही हम सब कि नेपाल की राजधानी है। तो काठमांडू घाटी कहाँ हो गई, काठमांडू में। खान सर का नोट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका सामान्य भूगोल बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग प्रयास कीजिए, अगर ये नोट्स पढ़ लिए तो आप नोट्स बनाइए। आप सबसे अच्छा जो तरीका है नोट्स बनाने का, इसके अलावा मैं कहूँगा 6 से लेकर 8 तक के NCERT या SCERT भूगोल भी आप सभी पढ़ सकते हैं, ताकि आपका और ज़्यादा नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा। मेन बाउंड्री यानी MBF शिवालिक और लघु हिमालय को अलग करती है। मेन बाउंड्री जो हो गया MBF वो शिवालिक और लघु हिमालय को क्या करती है, अलग करती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है। कश्मीर घाटी में करेवा नामक संरचना पाई जाती है। केसर जफरन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा हिमानी निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना है। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे केसर का सबसे ज़्यादा अगर कोई उत्पादित यूटी या राज्य है तो वह है कश्मीर, क्योंकि वहाँ उस तरह की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। और घास के मैदान से जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उसको आप लोग देखेंगे। घास के मैदान, अब कश्मीर में
और उत्तराखंड में क्या क्या कहा जाता है उसको हम नोट करेंगे। सबसे पहले कश्मीर में हम देखेंगे, तो कश्मीर में मर्ग कहलाता है घास का मैदान, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। अगर मर्ग से संबंधित कहीं लगा होगा ऑप्शन में आएगा कश्मीर, तो आप इसे कश्मीर टिक लगाएंगे। फिर उत्तराखंड में क्या है, बुग्याल या प्यार कहलाता है। घास के मैदान को क्या कहा जाता है, बुग्याल या प्यार कहलाता है। पशु चारण के लिए प्रसिद्ध है, जैसे भोटिया एवं बक्करवाल जनजाति पशु चारण करती है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदैनी बुग्याल है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है, तो बेदैनी बुग्याल है। फिर उसके बाद कह रहा है कि लघु हिमालय में अनेक पर्यटन स्थल है, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। यह लघु हिमालय मेन तरीके से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश और एक तरह से उत्तराखंड में जो फैला हुआ है, वहाँ घूमने का जो यानी पर्यटन का जो स्थल है, आप वहाँ पे आसानी से घूम सकते हैं। अच्छा खूबसूरत जगह है वहाँ, जैसे शिमला हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया और इत्यादि, ये सभी जगह पर्यटन के है। शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक शब्दों का उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिववाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। यानी शिवालिक का जो नाम पड़ा है वो देहरादून उत्तराखंड में एक जगह है शिवावाला, उसकी वजह से शिवालिक नाम पड़ा है। निर्माण इसका जो हुआ है वो प्लीस्टोसिन युग में हुआ है। यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालयी नदी द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण और उसमें फोल्डिंग के कारण इसका निर्माण हुआ है। औसत ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर है तथा चौड़ाई इसका 10 से 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक और लघु हिमालय के बच्ची समतल संरचनात्मक घाटियाँ पाई जाती है। तो घाटियाँ क्या क्या है देखेंगे। पश्चिम में दून कहलाता है, जैसे देहरादून। पूर्व में द्वार कहलाता है, जैसे हरिद्वार। पूर्व में क्या कहलाता था, पूर्व में क्या कहलाता है, द्वार, तो जैसे हरिद्वार, ये घाटी हो गया। और पश्चिम में क्या कहलाता है, दून, तो पश्चिम में जो है देहरादून। फिर उसके बाद है शिवालिक और उत्तर के मैदान में हिमालय फ्रंटल फोल्ड HFF अलग करता है। शिवालिक और उत्तर के मैदान को कौन सा अलग करता है, HFF अलग करता है। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में गिरिपद वाला क्षेत्र भाबर कहलाता है। क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। फिर उसके बाद है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। नदियों घाटियों के सहारे हिमालय का विभाजन। अब नदी के सहारे कैसे हिमालय का विभाजन हुआ है उसको आप हम लोग देखेंगे। जैसे जो नदी है, सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, दिहांग नदी। और यह नदी इस तरह से प्रभावित होती है, हिमालय को ऐसे डिवाइड करती है: पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो आप देख सकते हैं जो सिंधु नदी है, सतलज नदी, ये सभी के सभी पंजाब हिमालय से भी इधर बहती है। नदियों को क्रम को याद करने का टिक शीर्षक्ति दे। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, शीर्षकति दी। तो शी से हो गया सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दी से दिहांग। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। लंबाई के आधार पर क्रम नेपाल हिमालय और कौन सा सबसे बड़ा है लंबाई के आधार पर, तो सबसे बड़ा हो गया नेपाल हिमालय जो 800 किलोमीटर है, असम हिमालय 750 किलोमीटर, पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर। अब हम देखते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय। तो इससे संबंधित जो प्रश्न था हिमालय के प्रादेशिक विभाजन, और उसमें जो वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और अगला जो वीडियो आएगा, ज़्यादा वीडियो को लेन देन न करते हुए, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण नोट्स बनता है उन सारे नोट्स को हमने पढ़ा है। प्रयास कीजिएगा इसको नोट्स करने का, ताकि आप इसे बार बार रिकॉल कर सकें और आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाए कि इससे बनने वाले जो भी प्रश्न हैं उसको आप आसानी से बना सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं ताकि हमसे जो भूगोल का प्रश्न है वो हम उसे आसानी से याद कर सकें।